साइटोस्केलेटन तो पढ़ा दिया कल, तुम्हारे बैच में नहीं हुआ? देख लो सही सही। ये क्या इसमें भी चल लगाए रखा? ये कौन है लीव हैप्पीली? बीएन सर को क्या हो गया है? दुखी हैं बहुत? किसकी जिंदगी में दुख है भाई? तुम लास्ट में क्यों बैठे हो? मैं क्या बोलूं, कितनी बार बोलूं? आप लोगों की बात, आगे आओ, आगे आओ। उधर बैठने का क्या मतलब है भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यहां पे आजा, बीच में जगह तो है यहां। पीछे जाके बैठ जाते हो तुम लोग। आगे बैठा करना भाई। फ्राइडे तक तैयार करो चैप्टर ये वाला सब लोग, ठीक है? हाँ, फ्राइडे लास्ट, इस तक तैयार कर लो। बता दूंगा, वैसे तो चांसेस है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जा तो रही आवाज? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है? अब आ रही है? बेटा साउंड आ रही है, पढ़ें, स्टार्ट करें। हेडिंग डालो साइटोस्केलेटल एलिमेंट जल्दी से। हैं? क्या चीज? क्या हुआ? क्या पढ़ा रहे थे? खड़ा हो जाए एक बार। क्या कह रहा है? फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे है उस दिन। बैठ जा। अजीब तरह की बातें पूछते रहते हैं। बैठ जा भाई। फ्राइडे को क्या है बात करेंगे, प्लान बताएंगे अभी। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो साइटोस्केलेटल, हेडिंग डालो। ठीक है, तुम्हारे विचार पूछने स्टार्ट करते हैं इस पे एक एक करके। हाँ भाई, कौन बता रहा? क्या होता है साइटोस्केलेटन, कौन बता रहा? सवाल पूछेंगे, बता बेटा। हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैठ जा। क्या काम करता है साइटोस्केलेटन? सपोर्ट देता है, बैठ जा। हाँ भाई, लास्ट, सेकंड लास्ट, पीछे आप बेटा। हाँ, बैग पकड़ा हुआ है जिसने? आप क्यों पूछ रहा हूं? हाँ बेटा आपसे ही। पीछे ना देखो, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, कौन से बैक्टीरिया में होता है? आप बैठो, आप पीछे। कौन से बैक्टीरिया में होता है साइटोस्केलेटन? ये बगल में बैक्टीरिया है तेरे, उसको क्यों देख रहा है भाई? साइटोस्केलेटन किस में होता है? कौन किसी बैक्टीरिया में होता है? पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना कौन से बैक्टीरिया में होता है। हाँ बेटा तू बता। बैठ जा बच्चे, बैठ जा बेटा, ध्यान से सुनेगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, बता। बीच में, बीच में, हाँ। तू बता बेटा, कौन से बैक्टीरिया में होता है? नहीं होता कि बताया था, याद नहीं है तुझे? बताया था ना बैक्टीरिया में। बैठ जा। कौन से बैक्टीरिया में होता है? देख ले फिर। ठीक है, सबको याद है बैक्टीरिया में नहीं होता ये। ठीक है, साइटोस्केलेटन बैक्टीरिया में नहीं होता, ध्यान रखना आप लोग। हम लोग चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बच्चे साउंड ठीक से आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेक श्योर आपका 1 महीने के आसपास का समय होता जा रहा है। बैच के अंदर आप प्रोसेस अपना सेट कर लो। प्रोसेस सेट करना मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, हर चैप्टर की एनसीईआरटी पहले नोट्स याद करो। सबने नोट्स याद करने स्टार्ट कर दिए? ठीक है, जब आप नोट्स याद कर रहे होगे तो नोट्स लिखते वक्त काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उस वक्त याद रहती हैं, बाद में याद नहीं आती। तो जिस भी बच्चे को नोट्स पढ़ते वक्त दिक्कत आ रही है उसको पेंसिल से मार्क कर लिया करो और अलग से डाउट्स में पूछ लिया करो उसको, पहला पॉइंट।
दूसरा, आपको 1 से 2 बार नोट्स याद करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके सारे डाउट पूरे हो जाएं, फिर एक बार चाहो तो एनसीईआरटी या नोट्स रीड कर लो। वो प्रोसेस पूरा हो गया, वो चैप्टर साइड में रख दो। अगली बार जब भी रिवाइज करना है तो नोट्स पहले रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन बाद में, पहले क्या रिवाइज करने हैं? नोट्स रिवाइज करने हैं। सही है? क्लियर? कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के एक एक चैप्टर का प्रोसेस पूरा कर लो। यदि आप प्रोसेस पूरा नहीं करोगे तो साल में आपको समझ ही नहीं आएगा करना कैसे है। सही है? इसे ही बैकलॉग कहते हैं एक्चुअल में। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन आपने उसके क्वेश्चन नहीं बनाए, तो वो चैप्टर आपके बैकलॉग में है ऑलरेडी। चैप्टर पूरा तभी माना जाता है जब आप उसके क्वेश्चंस बना चुके हों। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी फिजिक्स के भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, या केमिस्ट्री के नहीं बनाए हैं, या बॉटनी के नहीं बनाए हैं, या जूलॉजी के नहीं बनाए हैं। क्लियर है? तो जब तक आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस ना बना ले, उसे पूरा नहीं माना जाएगा। क्लियर? सारे चैप्टर का प्रोसेस टिल फैब या जनवरी, जब भी आपका सिलेबस हो रहा है, पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप चाहे उसकी जितनी रिवीजन करें। क्लियर है? और बीच में समय मिलता है तो आप नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। यही एक प्रोसेस है जिससे 700 भी आ सकते हैं, 680 भी आ सकते हैं, 710 भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं होता। क्लियर? सिली मिस्टेक टाइम के साथ जाएगी, स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होगी। एनसीईआरटी की लाइनें समझने में दिक्कत है, वो टाइम के साथ ही इंप्रूव होगा। एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। क्लियर? और आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा कम ध्यान रखते हैं चीजों का, प्लीज सीरियस रहा करो क्लास में। समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि कोई डाउट है तो खड़े होकर पूछ लो। आप यहां इसलिए बैठे हो क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है? और हमेशा याद रखना, कैटेगरी एक नंबर के बाद ऊपर है, नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि 650 कट ऑफ है, या 640 कट ऑफ है, या 630 कट ऑफ है, तो 630 के नीचे 600 वाला भी वही है, 580 वाला भी वही है, 500 वाला, 200 वाला, उसमें नीचे कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि सब उसी कैटेगरी में जिनको कॉलेज नहीं मिला। ऊपर में कैटेगरी है, 680 वाला अच्छा कॉलेज, 700 वाला और अच्छा, 710 वाला शायद एम्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कैटेगरीज ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। नीचे तो सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस कम ज्यादा होगा चीजों का, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? तो मेक श्योर अपने आप को अलग कैटेगरी में ना समझें, आप टॉपिक जरूर पढ़ें ध्यान से। क्लियर है? सही है? ठीक। यदि आपको लगता है कि बायो में आपको आते ही बहुत सारी चीजें, तो अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, उनके डाउट्स लें टीचर से। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर वो पर्टिकुलर वीक है। क्लियर है? जिसके 200 या 300 नंबर हैं, या जिसने एग्जाम नहीं दिया, या 400 तक भी हैं, उसको सारी क्लास करनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। जिसके 500 से ऊपर हैं, उसको कम से कम क्लास सुननी चाहिए, लिख नहीं रहे हो, क्वेश्चन सारे बनाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें आप फंस रहे होगे और जो आप पूछना चाहते होगे। उसके ऊपर जब आप 600 में चले जाते हो तो आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी वीक नहीं था तो फिर सिलेक्शन ही हो जाता। उसको आइडेंटिफाई करके उसकी एरर को रिमूव करना है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट आप छोड़ सको, क्योंकि हर साल टाइम उतना ही है। क्लियर है? ऐसा हमने बहुत देखा है कि 540 के बाद अगले साल 550 ही आए, 560 आए। 500 से 600 के बीच में बच्चा 3 साल से मेहनत कर रहा है। क्लियर? ये सिर्फ एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है, बच्चे को समझ नहीं आता कि उसको मेहनत किस पे कितनी करनी है। ठीक है? आपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छा है, उसी में ऐड कर लो। लेकिन आप अगर नोट्स लेके ही नहीं आओगे और सोचोगे कि नहीं मुझे आता है, तो फिर कोई फायदा नहीं। नोट्स घर रखें, घर थोड़ी पढ़ रहा है कोई उसे। क्लियर है? नोट्स रखो क्लास में। अगर वो पेन से बने हैं तो पेंसिल से उसमें ऐड करो, पेंसिल से बने हुए कलर से बने हैं तो किसी और कलर से चीजें ऐड करते चलो, पर उसे पढ़ते चलो साथ के साथ। क्लियर? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चों को बायो में उतनी दिक्कत नहीं है, पर क्या 360 है? शायद नहीं। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं चीजें करनी है। दूसरी चीज क्या है? मार्क्स कभी भी, करंटली 3-4 साल से मैं ये फील कर रहा हूं, मार्क्स आपकी नॉलेज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है। सही है? कई बार हमारी नॉलेज कम रहती है पर मार्क्स आ जाते हैं, जैसा इस साल भी हुआ है। क्योंकि बहुत कल एक बच्चा आया था जिसके 690 थे, उसका ये कहना था कि सर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हट गए जिसमें डाटा बहुत था, पी ब्लॉक, पॉलीमर, उससे भी फर्क पड़ा है।
कट ऑफ पे। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्क्स आपकी रियल पोटेंशियल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था 580 600 वाले बच्चे की डेप्थ ज्यादा होती थी। अभी क्या है, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है उससे लगता है हमें आता बहुत है, पर रियल अगर आपको देखना हो तो अपनी रैंक देखो, मार्क्स मत देखो। रैंक आपकी अगर आप सोचो 2 लाख 3 लाख 1 लाख 4 लाख है, तो इसका मतलब आपको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि कॉलेज जो मिलने वाला है वो 30,000 के अंदर ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज। उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो यदि आपकी 80,000 रैंक है, नंबर देख रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। नंबर ना देखो, कॉलेज रैंक से मिलेगा, नंबर से नहीं मिलेगा। ठीक है? क्लियर? पेपर इजी आएगा तो हम 680 लाएंगे, पेपर मुश्किल आएगा 600 लाएंगे, पर रैंक किस में बेटर आएगी इस पर फोकस करेंगे। ठीक है? सबके लिए बोल रहा हूं बेटा। तो मेक श्योर आप इंप्रूवमेंट जरूर करें, नहीं तो क्या होगा, आप चैप्टर निकल जाएंगे। और मैंने ये बहुत ज्यादा फील किया है, ड्रॉपर के साथ क्या होता है, वो एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जब 4-5 महीने हो जाते हैं ना, वो सब्जेक्ट हाथ से निकल जाता है। रीजन क्या है कि वो दूसरों पे ज्यादा मेहनत कर रहे थे। सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, कम समय लग रहा है तो करते हुए चलो पर। क्लियर? ठीक है? सही है। और सेल वाला चैप्टर खासकर क्या है बेटा, बहुत सारे चैप्टर से लिंक बनाएगा, इसलिए इसको हम पढ़ रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं तो आगे थोड़ी बहुत दिक्कत तो हमेशा फंसेगी। ठीक है? क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन, या लिखते हैं इसको। ठीक है? साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है सपोर्ट। तो सबसे पहला जो फीचर की बात करें, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। पहला फीचर तो ये है। दूसरा फीचर ये है, ये फिलामेंटस हैं, फिलामेंटस हैं। एनसीईआरटी लिखती है इलॉबरेट नेटवर्क है। अब ये इलॉबरेट नेटवर्क क्या होता है, ये आपस में हो सकता है जुड़ी हुई हो, और किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। क्या है ये? प्रोटीनेशियस है। ठीक है? प्रोटीन का बना हुआ, और मेरे पास क्या है, प्रायोन्स हैं। किसी को याद है? ठीक है? यूग्लिनाइड का कवर है, क्या बोलते हैं उसे, पेलिकल बोलते हैं। गैस वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। सही है? राइबोसोम भी सिर्फ प्रोटीन है, आरएनए प्लस प्रोटीन है। क्लियर है? तो हम अक्रॉस चैप्टर भी चीजों को सोचेंगे। सही है? दूसरी चीज क्या है बेटा, इसके 3 एग्जांपल्स हैं, इसके 3 एग्जांपल्स हैं, और वो एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर हैं। इसके 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका माइक्रोट्यूब्यूल। क्या एग्जांपल है? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा एग्जांपल है इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या एग्जांपल है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तीसरा एग्जांपल है इसका माइक्रोफिलामेंट। क्या एग्जांपल है? माइक्रोफिलामेंट। अब मेरी बात सुने ध्यान से, कोई मुझे रीजन बताओ कि वाई दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोई रीजन किसी को बताओ। और क्योंकि ऑर्गेनल नहीं है। सेल वॉल तो प्लांट में भी होती है। हाँ, सेल वॉल तो प्लांट में, मैं रीजन पूछ रहा हूं वाई दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मूवमेंट किसमें, साइटोप्लाज्म में इजिली मूवमेंट हो जाता है। किसका? प्रोकैरियोट का। ये क्या काम कर रहे हैं, अंदर सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा इनका 1-2 काम और होता है, बता। हाँ, ये पॉसिबल रीजन है। एक्चुअल में क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा छोटे साइज का होता है। जब सेल छोटे साइज का है तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे इतना बड़ा रूम है, ठीक है, किसी छोटे रूम में आप एक एसी लगा दो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी बड़े रूम में 2 एसी लगा दो तो आपको कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि हवा यहां से वहां तक जाए। उसके लिए क्या कर सकते हो, एक पाइप लगा सकते हो जो यहां से वहां तक आसानी से ले जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का आकार बड़ा है तो उसमें बाहर से तो सपोर्ट चाहिए, जैसे कि प्लांट सेल है, पर एनिमल सेल में अंदर भी सपोर्ट होता है, इवन प्लांट में भी होते हैं साइटोस्केलेटल। पॉइंट ये है कि सेल का साइज बड़ा है। अगर सेल का साइज बड़ा है तो ये हेल्प करते हैं किसमें, चीजों की मूवमेंट में। सेल के अंदर चीजों की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में बिठाना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा है,
उसमें उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इसलिए उसमें जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? पर यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है, इस वजह से उनमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेल के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो रोल है, ये हेल्प करेंगे किसमें? मूवमेंट में। हेल्प इन मूवमेंट, किसकी मूवमेंट करनी है? सेल की। सही है। दूसरा ये क्या करते हैं बेटा? दूसरा प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तीसरा क्या मेंटेन करेगा? शेप। मेंटेन शेप कर सकता है। शेप मेंटेन करने दो तरीके से होता है, हमेशा याद रखें। आपके पास रेप्टाइल्स, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, दोनों। रेप्टाइल में दोनों होता है, स्केल्स होते हैं और अंदर बोन्स होती हैं, एक्सो एंडो दोनों है। ठीक है, यस, सही है। सपोर्ट के लिए दो तरह का सिस्टम होता है, या तो किसी चीज के अंदर होगा या किसी चीज के बाहर होगा। हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, बोन्स। सही है, स्केल्स तो नहीं है किसी को, चेक कर ले। ठीक है, स्केल्स नहीं है। तो हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं बेटा आपको कि सेल्स के अंदर बाहर सपोर्ट सेल वॉल है, उसके अलावा कुछ सेल्स में अंदर धागे होते हैं प्रोटीन के बने हुए। ये प्रोटीन के बने हुए धागे बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। पहला मूवमेंट, दूसरा अंदर से सपोर्ट देते हैं, शेप मेंटेन करते हैं। क्लियर है? यदि आप ध्यान से देखें, एनिमल सेल्स की कोई प्रॉपर शेप होती है। स्पिंडल शेप का मसल सेल होता है, लंबा शेप जो होती है वो न्यूरॉन्स की होती है। यस, सही है। तो अलग अलग शेप कहां से आती है? कहीं ना कहीं अंदर धागे जरूर होंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई शेप नहीं देगी। क्लियर है? क्या एनिमल सेल शेप चेंज कर सकता है? हाँ या ना? कोई ऐसा सेल, अमीबा, हाँ WBC, शेप चेंज हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो हमारे पास ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ये सपोर्ट देता है, और कहीं ना कहीं क्या मेंटेन करते हैं? शेप मेंटेन करते हैं। हमेशा याद रखो, साइटोस्केलेटल एलिमेंट यहां पर हम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के धागे हैं। प्रोटीन के क्या हैं? धागे हैं। क्लियर है? बोलो, सही है? ठीक है, चलिए नोट करिए, लिख लो एक बार। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ो सारे। फर्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा, 4 लाइनें। बेटा आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, पर पढ़ाई में खुद से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। मान लो आप गलती से मेडिकल, मैं गलती बोलूंगा, गलती से मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है पहले दिन में एक आदमी दे देंगे करो ऑपरेशन इसका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? तो एक पूरा प्रोसेस है, साल भर चलेगा। सीरियस रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। क्लियर? बाहर आप किसी से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको चैप्टर वाइज अपना प्रोसेस पूरा दिखना चाहिए कि मैंने हर चैप्टर में क्या क्या किया है। क्लियर है? यही चीज नहीं तो आपको दिसंबर में जाके रियलाइज होगी कि मेरा सब रह गया अभी। क्लियर? चाहे अपनी कॉपी बना लो, सारे चैप्टर के नाम लिख लो, नोट्स, रिवीजन, एनसीईआरटी, चौथा पॉइंट है वहां पर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के नंबर होने चाहिए आपके पास। क्या मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, कर लिए, और उस पर टिक लगाना स्टार्ट करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब वो कॉपी खोलोगे। सबसे खराब सिचुएशन होती है कि हम डर के मारे वो कॉपी 2-2 महीने नहीं खोलते, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते अपना मिरर, खुद को मिरर में नहीं देखना चाहते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सबसे खराब सिचुएशन होती है। क्लियर है? हाँ बेटा, क्या चीज? इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप है बेटा इसकी, अभी बात करते हैं इस पे। सबसे पहले इलैबोरेट नेटवर्क लिखा हुआ एनसीईआरटी में, कैसी प्रोटीन है? फिलामेंट है। 3 तरह के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैं बताऊंगा अभी क्या ये। और ये कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। इनको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोस्केलेटन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इज साइटोस्केलेटन आर ऑर्गेनल? नहीं, ये ऑर्गेनल बना सकते हैं, ये खुद ऑर्गेनल नहीं है। इन धागों से कोई ऑर्गेनल बन सकती है, फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल जैसी या सेंट्रोजोम जैसी। ये खुद कोई ऑर्गेनल नहीं है,
ये सीलिया बना सकते हैं, फ्लैजिला बना सकते हैं। ये खुद कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये सिर्फ धागे हैं। क्लियर? सही है, ठीक है। और ये किस में इन्वॉल्व है? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। यहां तक मुझे लग रहा है हमने सारा पॉइंट लिखा है। ठीक है, अगली कहानी, मूवमेंट, सेल की मूवमेंट कराएंगे। फ्लैजिला, सीलिया अभी पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है, इधर आ जाओ एक बार, इधर देखो। हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं। साइटोस्केलेटन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। हमने पिगमेंट्स को, सॉरी प्लास्टिड्स को किसके हिसाब से क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। यहां पे कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। डायामीटर समझ में आता है? यस। अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले मेरे पास एक प्रोटीन है, उसको मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे इस तरीके से, और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया। उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। ध्यान से सुनेंगे। एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। एक्टिन, सही है। अब मैंने क्या किया, ये मोनोमर है, उससे मैंने क्या बनाया? एक्टिन फिलामेंट, जो एक क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर मोनोमर समझ में आता है? एक सिंगल को मोनोमर, बहुत सारी एक्टिन जोड़ के पॉलीमर। तो आपको ये समझना है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ना, ये वाले, ये जो पहला है माइक्रोफिलामेंट, ये फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट का एक और नाम एक्टिन फिलामेंट होता है। क्या नाम होता है? एक्टिन फिलामेंट। यस, एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमर होता है, सही है, धागे जैसा होता है। ये सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता। कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये कहां काम करता है बेटा? आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैक्रोफाज और अमीबा में, मैक्रोफाज और अमीबा में ये काम करता है किसके लिए? अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। अमीबा में किसके लिए काम करता है? अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, यस, उसके लिए काम करता है। यहां पर हमने ये सूडोपोडिया बना दिया। यहां पर हमारे पास ये एक्टिन के बने हुए धागे होते हैं। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये सिंगल एक्टिन है। जब मैं एक्टिन को ऐसे जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है? एक्टिन फिलामेंट। सही है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि माइक्रोफिलामेंट का एक और नाम एक्टिन फिलामेंट होता है। ये सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता ऐसा। ये खोखला है थोड़ा सा, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। दूसरा, ये मैक्रोफाज या अमीबा में कौन सी मूवमेंट कराता है? अमीबॉइड मूवमेंट कराता है। ये इसका रोल हो गया। ये किसका रोल हो गया? माइक्रोफिलामेंट का। इसका डायामीटर 5 नैनोमीटर है, सही है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर 25 नैनोमीटर है। ये बीच में, इसके बीच में आ रहा है डायामीटर, ये 10 नैनोमीटर है। इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट है, सही है। ठीक है, अभी कहां मिलते हैं? हमने ये बना दिया न्यूक्लियस, ऐसे इस तरीके से न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर की तरफ यहां पर कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं ऐसे, उन्हें हम कहते हैं लैमिन्स। वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो मेरे पास यहां पर एक प्रोटीन है लैमिन्स, सही है। कौन सी मेम्ब्रेन पर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमारे पास 3 है बेटा, आप समझ लो। एक हमारे पास है ये, एक हमारे पास क्या है? माइक्रोफिलामेंट, कम डायमीटर है, इंटरमीडिएट 10 नैनोमीटर, और माइक्रोट्यूब्यूल कितना है? 25 नैनोमीटर, सही है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल क्या है? लेमिन्स, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट, जो क्या है? माइक्रोफिलामेंट है।
यहां तक समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा डिटेल में मुझे क्या पढ़ना है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बेटा होलो होता है, थोड़ा सा खोखला होता है, और इस ये क्या है बेटा, इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है। कैसा होगा? मैक्सिमम डायमीटर होगा। ये सब बात समझ में आ रही है? जो कितना है? 25 नैनोमीटर है। इनमें से कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखेगा? कोई भी नहीं। ये सब किस में दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। क्यों? क्योंकि ये नैनोमीटर में है। समझ आ रहा है? ये किस में है? नैनोमीटर में। मुझे किस में दिखने चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये क्लियर है? बोलो, कोई डाउट यहां तक? चल सकते हैं आगे? बोलो। ठीक है, तो हमने क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ये धागे तीन तरह के हैं। पहला माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल खोखला है मेनली, और माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होता है। ठीक है, क्लियर है? माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन आपने पढ़ा है, मसल सेल्स में भी मिलता है। ठीक है, तो मसल सेल में क्या साइटोस्केलेटन मिलते हैं? यस मिलते हैं। वहां तो एक और मिलता है, मायोसिन। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम ये देख रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये मिल रहा है मुझे न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन पर। वो कहां मिल रहा है? वो मिल रहा है मुझे अमीबॉइड मूवमेंट में। ये क्या काम करते हैं? ये किसमें इन्वॉल्व है बेटा? इन्वॉल्व इन ए सीलिया और फ्लैजिला। ये किसमें पार्ट है? सीलिया और फ्लैजिला। बी सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, एंड सी स्पिंडल फाइबर। कौन बच्चा बताएगा कि माइक्रोफिलामेंट एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा, इनसॉल्युबल में? क्यों? प्रोटीन किस में आती है? सॉल्युबल में, इनसॉल्युबल में? इनसॉल्युबल में, तो इनसॉल्युबल में आएगी। माइक्रो इसलिए सॉल्युबल में आ गई। खामखा दिमाग लगा रहे हो। क्या पढ़ा हुआ है हमने? एसिड इनसॉल्युबल में कौन कौन आता है? प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। यस। राइबोसोम किसका बना है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। क्लियर है? बोलो। ठीक है, सही। तो यदि यदि एक्टिन फिलामेंट में जो एक्टिन प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल में, तो पूरा का पूरा फिलामेंट भी तो इनसॉल्युबल में ही होगा। वो तो उसी से बना है ना। सही है? ठीक है, नोट करिए प्लीज। नोट करिए, सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे सबसे पहले। इस पर एक साइंटिस्ट है जिनके नाम की किताब आती है, डी रॉबर्टीज नाम है उनका, जिन्होंने इस पे काम किया। लिखना है नाम उनका? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं आएगा। नहीं, ज्यादा होशियार नहीं बनना हमें। पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, लेमिन्स याद रहेगा, नाम है सिर्फ। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब कौन से स्टेज में लेमिन्स डिस्ट्रॉय होती होंगी? सेल साइकिल की एम फेज में, जब न्यूक्लियस टूटता है। ठीक है, हाँ। प्रोफेज का लास्ट और मेटाफेज का स्टार्टिंग। सही है? लेमिन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटती है? जब सेल डिवाइड करता है। याद है किसी को? नहीं है? नहीं याद?
चलिए स्टार्ट करेंगे, लिख लिया? जल्दी करो बेटा, सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे। पूछो बेटा। माइकोप्लाज्मा नहीं, इसलिए उसकी शेप फिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम क्यों? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उसकी क्या फिक्स नहीं होती? शेप फिक्स नहीं होती। जिसकी शेप फिक्स नहीं, अजीब अजीब सा दिख रहा है, इसलिए कभी लिखवाया जाता था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि क्या नहीं है, उसकी शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, सही है। वायरस में होगा साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म ही नहीं होता। सही है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, कह रहा हूं ना, टू किंगडम मान रहा होगा वो। हम तो 5 पढ़ते हैं ना। अब बताओ और क्या लॉजिक दूं इसका? अब जिसने बोला उसको तो पकड़ नहीं सकते हम, हैं? ठीक है। और वैसे भी ये सब क्वेश्चन आते नहीं है। आज तक देखा किसी ने टेस्ट में क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी करें। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। लिख लिया? कितना धीरे लिखते हो यार तुम लोग। तुमको चीटिंग के लिए पेपर मिल जाएगा तो भी पास नहीं होगे तुम, है ना? हाँ, ईमानदार बच्चा, साहिब शाबाश। ऐसे ही होता है बेटा, जब आम खाने को नहीं मिलते ना, तो ऐसे ही बोलता आदमी कि पके नहीं, अभी कच्चे रह गए। ठीक है, सही है। कल कौन जीता? कल वाले मैच में जो मॉर्निंग में था, कौन बोला? अफगानिस्तान। पढ़ ले भाई, मैच नहीं देखना। तो अभी तक समझा नहीं है मैं क्यों पूछ रहा हूं। मैच नहीं देखना, ये देख रहा था। अच्छा, चलो इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, स्कोर भी नहीं देखना। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये एक प्रोटीन है, इसको ट्यूबुलिन कह रहे हैं। ठीक है, और ये वाली भी प्रोटीन है, इसको ट्यूबुलिन कह रहे हैं। इसका नाम अल्फा ट्यूबुलिन है और इसका नाम बीटा ट्यूबुलिन है। ये दोनों प्रॉपर प्रोटीन है, सही है। ये क्या है? प्रोटीन है। अब हमने क्या किया, हमने इनको अरेंज कर दिया। हमने क्या किया? इनको अरेंज किया। ठीक, कैसे अरेंज कर रहे हैं कृपया करके देखें। हमने इनको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने इस तरीके से अल्फा और बीटा को अल्टरनेट लगा दिया, ऐसे। ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब यही डायग्राम बनाने में मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे थे पिछली क्लास में, प्रैक्टिस के बाद कम टाइम लगता है। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, पढ़ लिया करो। इसलिए जो है ना समझदार, नहीं मैं वही एग्जाम में ही टॉप करके आऊंगा, प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। ये अल्फा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन है। ये वाला सर्कल जो है अल्फा ट्यूबुलिन का, टोटल इसमें 13 धागे हैं। 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे, टोटल यहां पर क्या आ रहा होगा? 13। अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है? बीटा है, ये मेरे पास अल्फा है। अल्फा बीटा अल्टरनेट लिख के ऐसा एक धागा बना हुआ है ये। इस एक धागे को कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट। यस, ठीक है। और 13 प्रोटोफिलामेंट का, ऐसे देखो, अगर आप ध्यान से देखें, ये एक धागा हो गया, 2 ऐसे करके टोटल कितने लगे हुए हैं? 13।
समझ आ रहा है? तो 13 धागे का एक माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये जो डायमीटर आ रहा है ना, यही 25 नैनोमीटर है, यही वाला। ये जो डायमीटर आ रहा है ये वाला, यही 25 नैनोमीटर है। तो यहां पर जो पॉइंट्स है वो क्लियर रखने हमने ये रखना है कि अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, ये हमारे पास क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? प्रोटोफिलामेंट। क्या बना रहा है? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट से क्या बन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें कितने प्रोटोफिलामेंट हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट है। एक ऐसा मिनरल जो इसमें हेल्प करता है वो क्या है? कैल्शियम। वो क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम इसमें हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इस असेंबली में। मतलब अगर ये आपस में जुड़ी हैं, ये आपस में आकर जुड़ी हैं, तो इसमें हेल्प किसने करी है? कैल्शियम ने। ठीक है, किसने हेल्प करी है? कैल्शियम ने। तो कैल्शियम क्या करता है? वो हेल्प करता है। हेल्प किसमें कर रहा है? असेंबली में। हेल्प इन असेंबली। असेंबली का क्या मतलब होता है? हाँ, असेंबली का क्या मतलब होता है? जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बना के जोड़ दिए, ऐसे ही अल्फा और बीटा अलग अलग बनी थी, साथ लाके बाद में जुड़ी हैं। समझ आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली। ऐसे ही राइबोसोम की सब यूनिट अलग अलग बनी थी, साइटोप्लाज्म में उनकी क्या होती है? असेंबली। समझ आया? असेंबली का मतलब समझ में आ रहा है? तो असेंबली में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है। और अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बनता है प्रोटोफिलामेंट, फिर क्या बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट है? 13। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? पूछो प्लीज, दोबारा बता दूंगा। बेटा सुन ध्यान से, इधर देख ध्यान से। ये तेरे को प्रोटीन दिख रही है? ये दिख रही है? मैंने क्या किया, इसको और इसको लेकर ऐसे धागा बना दिया, एक ऐसा एक धागा बना दिया, ऐसा। ये धागा दिख रहा है तेरे को? यस। तो ये क्या है बेटा मेरे पास? प्रोटोफिलामेंट। ऐसे कितने प्रोटोफिलामेंट लिए मैंने? 13। सही है। 13 लिख के मेरे पास क्या बन गया? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं, एमटीएस, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं इसे। यस, समझ में आ रहा है? तो एक सर्कल है ऐसे, उसमें 13 क्या है? धागे। हर एक धागा किसका बना है? अल्फा और बीटा का। और अल्फा बीटा अल्टरनेट है। अल्फा बीटा क्या है? अल्टरनेट है। क्लियर है? कौन सा मिनरल हेल्प कर रहा है? कैल्शियम। ठीक है, यदि हम कैल्शियम को ब्लॉक कर दें तो असेंबली नहीं होगी। ठीक है, बोलो। ठीक है, कोई ऐसा केमिकल है जो स्पिंडल नहीं बनने देता? कॉल्चिसिन। ठीक है, जिनको जुड़ने से रोकता होगा कहीं ना कहीं। चलो आगे आते हैं। इनको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहां कहां बताया? सीलिया और फ्लैजिला में, और सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, और स्पिंडल फाइबर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी ड्रॉ करो, जल्दी लिख लो भाई। लिखता ही नहीं है क्या? बढ़िया नोट्स बना रहा है यार। जल्दी कर लो बेटा। जिनके सेम नहीं बनानी, कुछ पूछना है किसी को? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। खुश बहुत हो रहा है तो क्या हुआ? हाँ? मजा आ रहा ऑफलाइन क्लास में? नहीं, नहीं मजा आ रहा? लिखा हुआ है पहले से तो उसको सही से पढ़। फिर कुछ है जो एक्स्ट्रा है? क्या एक्स्ट्रा है?
ऑनलाइन वाले में इससे ज्यादा नोट्स हैं वो, ठीक है, बढ़िया है बेटा। मसल कॉन्ट्रेक्शन में एक्टिन फिलामेंट काम करते हैं, और हम लोग अगर ध्यान से देखें, हाँ बेटा, ये कोई काउंटिंग नहीं है, जुड़ता जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक एक ओपन माला है ना, जिसमें तू मोती जोड़ता जाता है, कुछ ऐसा है। लेकिन एक सफिशिएंट नंबर जुड़ने के बाद ही वो स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे मैं अगर तुझे कहूं स्पिंडल फाइबर गायब हो गया, तो स्पिंडल फाइबर अचानक से गायब होने का मतलब क्या है? अल्फा बीटा ट्यूबलिन आपस में एक दूसरे से हट गई। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? मेरी बात समझ में आई, किसी को नहीं आई? जैसे चीनी पानी में घुल गई, इसका मतलब गायब थोड़ी हो गई, उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए एक तरीके से। ऐसे ही क्या होता है, अल्फा बीटा ट्यूबलिन अगर आपस में एक दूसरे से हट जाती है तो फिर ये दिखते नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सही है, इनके कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेंथ जितनी बड़ी करनी है उसके हिसाब से जोड़ते जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पूछो, और पूछो जल्दी, और बोलो। नंबर्स कैन नॉट फिक्स, हाँ बताओ, और बताओ, चले आगे, चलिए आइए। हाँ, लिख लिया? पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? चलिए आगे चलेंगे। सबसे पहले ये वाला डायग्राम देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो। दिख रहा है सबको? अब यहां नंबर कुछ फिक्स नहीं है, ऐड करते जाएंगे। ये प्रोटोफिलामेंट दिख रहा है सबको, ये और ये? ये प्रोटोफिलामेंट है एक, है ना? ये अल्फा बीटा ऐसे जुड़ती जा रही है, ठीक है, क्लियर? आइए, अब हम बात कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला की। हेडिंग डाल लो, सीलिया फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। हम लोग दो चीजें बात करेंगे, एक बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, फिर नंबर की, और फिर रोल की। इनकी बात करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला की, ठीक है? ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा अभी आपको। बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर और रोल पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, फ्लैजिला जो होते हैं नंबर में कम होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सही है? ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अब जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले ये मेरे पास पैरामीशियम है। ये क्या है? पैरामीशियम, ठीक है? इसमें सीलिया होता है, यस, ठीक है। ये मेरे पास सीलिएटेड एपिथीलियम है। कहां मिलती है सीलिएटेड एपिथीलियम? ट्रैकिया और फेलोपियन ट्यूब, दो जगह आपको याद करनी है। अब मैं जो जो बोलता जाऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले, सीलिया और फ्लैजिला का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, पहला पॉइंट। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। लेंथ में भी सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं, पर स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। सीलिया कहां प्रेजेंट होता है? एक तो यूकैरियोट में होता, हमेशा किस में होगा? यूकैरियोट में। तो वो यूकैरियोट कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाला, यस, सही है। और कैसा हो सकता है? मल्टी सेलुलर। कैसा हो सकता है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यस। इसके कंपैरिजन में फ्लैजिला कहां मिलता है? प्रेजेंट इन बोथ, किसमें? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मुझे कौन बच्चा बताएगा कि टोटल 5 किंगडम है, कोई ऐसी किंगडम है जिसमें फ्लैजिला नहीं मिलता, कि पांचों में ही मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट है हमारे पास, यस, और या यूग्लिनोइड्स हैं, ठीक है। फंजाई में, फंजाई में जूस्पोर होते हैं, फाइकोमाइस्टिस में लिखे हैं जूस्पोर। पापियों, सब भूल गए हो? सुनो मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसी किंगडम नहीं है जिसमें फ्लैजिला ना मिलता हो, सभी के अंदर मोटाइल सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया,
फ्लैजिला होता है पर अलग स्ट्रक्चर है। प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, फ्लैजिला है। फंजाई, फ्लैजिला है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे गैमेट्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है। या अगर आप फाइकोमाइस्टीस चेक करोगे, वहां एक्वेटिक लिखा है, और जूस्पोर होते हैं। जू का मतलब मोटाइल, मोटाइल का मतलब फ्लैजिला। प्लांट में भी फ्लैजिला है, एल्गी में है तो, ब्रायोफाइट में है, टेरिडोफाइट में है, सही है। और एनिमल में देखो, ह्यूमन स्पर्म में फ्लैजिला है। तो कोई भी ऐसी किंगडम नहीं है जिसमें फ्लैजिला नहीं है। लेकिन सीलिया हमारे पास मोनेरा में नहीं होता। सीलिया सिर्फ हमारे पास किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सही है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, ध्यान सुनेंगे, प्रोकैरियोट फ्लैजिला की। प्रोकैरियोट फ्लैजिला की ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट फ्लैजिला की। यहां यूकैरियोट लिखते हैं। हम बात करते हैं यूकैरियोट के फ्लैजिला की, और फिर बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोट फ्लैजिला की। बोर्ड पे ध्यान रखें कृपया करके, बहुत सी छोटी चीजें हैं जो आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए ध्यान से सुना करो। यूकैरियोट के फ्लैजिला में ये सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ऐसे ये सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसका फ्लैजिला है। अब यहां पर मेरे पास ये इसका अंदर का पार्ट है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने मेम्ब्रेन बोल दिया, यस। और इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सोनीम। क्या बोला? एक्सोनीम। उसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, यस। और यहां पर हमारे पास होती है बेसल बॉडी। क्या प्रेजेंट है? बेसल बॉडी। तो यदि आप देख पा रहे हो, फिलामेंट और बेसल बॉडी यूकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट का पहले तो सेल छोटा होता है। यहां पर हमने बना दिया बेसल बॉडी, फिर हमने बना दिया हुक, और फिर हमने बना दिया फिलामेंट, सही है। अब ये तीनों पार्ट एक ही प्रोटीन के बने हैं, क्या नाम है उसका? फ्लैजिलिन। ये क्या है? बेसल बॉडी। ये क्या है? हुक। और ये क्या है? फिलामेंट। और यहां कितने पार्ट हैं? बेसल बॉडी और फिलामेंट। ये किस प्रोटीन का बना है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का है। क्या है? फ्लैजिलीन प्रोटीन है। अब इसमें जो ये एक्सोनीम है, देखो ध्यान से सुने, सबसे पहले तो ये समझो, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये यूकैरियोट है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन, यस। तो सेल मेम्ब्रेन ही फ्लैजिला के फिलामेंट को कवर करती है। ये जो बीच में पार्ट है ना, ये वाला एक्सोनीम, ये बीच वाला पार्ट, ये बना है किसका? एक्सोनीम किसका बना है? ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखो बेटा, इसको इधर ही रखते हैं, ध्यान से देखो। हम कंपेयर कर रहे हैं यूकैरियोट का फ्लैजिला प्रोकैरियोट से। इनमें क्या अलग होता है? स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या अलग होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये क्वेश्चन था तुम्हारे टेस्ट में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या अलग है? स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहले इसमें बेसल बॉडी और फिलामेंट है, इसमें बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट है। यहां पर एक्सोनीम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल लिख लो या ट्यूबुलिन लिख लो। क्या लिख लो? ट्यूबुलिन लिख लो। तो ये बना है फ्लैजिलीन प्रोटीन का और ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस पे क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है? नहीं। तो इसमें क्या है? मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? पहले बता दो।
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला का डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई यूकैरियोट कोई प्रोकैरियोट आपको फ्लैजिला वाला याद हो जिसमें फ्लैजिला होता है? कोकस में नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, किसमें होता है? स्पिरिलियम। दोनों तरफ फ्लैजिला था, याद आया? ठीक है ना? बैक्टीरिया है। हाँ भाई, ई कोलाई याद कर लो, ई कोलाई याद कर लो और स्पिरिलियम याद कर लो, बस, जिनमें फ्लैजिला होता है, और आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, स्पिरिलियम तो डायग्राम भी बना हुआ है ना, सही है। अब जरा इसको देखते हैं, जरा देखो बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्लैजिला, नंबर, हाँ बेटा नंबर बताओ, नंबर बताओ। मोर देन फ्लैजिला? नहीं, फ्लैजिला से ज्यादा होता है, पर ये स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर देखो बेटा, आपको किसी को याद है कि पैरामीशियम में हमने यहां एक माउथ बनाया था जिसको गुलट कहते थे? अब मैं जो बताऊंगा सुनना ध्यान से। ये सेल है, आप याद करो एक ऐसी नाव जिसको 10 लोग मिलके चलाते हैं, तो उस नाव में वो एक साथ नाव चलाने का जो चप्पू होता है उसको एक साथ हिट करते हैं और नाव मूव करती है। इसका मतलब क्या है? सीलिया भी ऐसे काम करता है। सीलिया काम करता है वर्क लाइक ओर, ओ ए आर, ओर। उसमें क्या होता है, अगर सीलिया कोऑर्डिनेटेड काम करेगा तभी वो सेल चलेगा। तो सीलिया क्या करता है? सेल को मूव करता है और साथ में मीडियम मूव कर सकता है। या तो वो सेल को मूव करेगा, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? और साथ मीडियम भी कर सकता है, क्योंकि अगर मुझे कोई खाना मूव करना है, यहां पर खाना है, तो खाना मूव करने के लिए सेल मूव नहीं करना, इसके आसपास का मीडियम मूव करना है जो खाने को अंदर ले जाएगा। अगर मुझे ये सेल मूव करना है तो ये जो सीलिया हैं ये कैसे काम करने चाहिए? और मतलब नाव चलाने वाला चप्पू। तो आपको याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे, आपको याद रखना है कि सीलिया एक्ट लाइक ओर। कैसे काम करेगा? और पता होना चाहिए आपको क्या होता है, ठीक है? वो मूव करता है किसको? मूव सेल एंड एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम आसपास है? एक्वस मीडियम को मूव करता है। यहां पर सिर्फ मीडियम मूव करता है। यहां पर क्या मूव करता है? सिर्फ मीडियम मूव करता है अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल और मीडियम दोनों मूव कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सीलिएटेड एपिथेलियम है और वो सेल वहां से मूव करके चला जाए? अजीब नहीं लगेगा? ट्रैकिया के 4 सेल घूम रहे हैं अलग। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म खुद भी मूव कर सकता है और अपने आसपास का मीडियम भी मूव कर सकता है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, फ्लैजिला के साथ प्रॉब्लम यह है, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर का मतलब 9+2 अरेंजमेंट बात करेंगे। अभी 9+2 नहीं पता हमें, बेसिक स्ट्रक्चर सेम। कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट, ये हम देखेंगे। उसके बाद इसका नंबर कम होता है। नंबर क्या है? लेस है। और ये क्या मूव करता है? ये मूव करता है किसको? सेल को। क्या मूव करता है? सेल को मूव करता है। देखो मेरी बात सुनो, एक डिफरेंस और है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बताया भी है कभी ना कभी, ये सेल है प्रोकैरियोट का। मैंने इसमें 2 अटैचमेंट करी है, मेरी तरफ देखे सारे। ये एक फिक्स अटैचमेंट है, बेसल बॉडी, बीच में हुक लगा हुआ है, फिर फिलामेंट है। प्रोकैरियोटिक का सेल ऐसे घूम के चलता है पानी में, क्योंकि वो छोटा सेल है, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है। मगर आप कंपैरिजन की बात करो, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक छोटी चीज है, एक बड़ी चीज है। छोटी चीज के लिए प्लास्टिक बहुत हार्ड हो सकता है, बड़ी चीज के लिए हो सकता है सॉफ्ट हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, उसमें हुक, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट की वजह से वो पानी में ऐसे घूम के चलता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसे चलता है? उसमें फ्लैजिला जुड़ा हुआ है, फ्लैजिला नीचे जाता है, सेल ऊपर, फ्लैजिला ऊपर। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे चलता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे चलता है। सही है? ये आएगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं टाइम पास करने के लिए। पर कभी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि वहां हुक और फिलामेंट लगाने का पर्पस ये है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखो बैक्टीरिया के लिए वो पानी बहुत लिक्विड नहीं है,
लेकिन किसी और बड़े सेल के लिए वो प्रॉपर लिक्विड है, तो उसमें ऐसे चलना पॉसिबल है, लेकिन यहां को उसको पानी में छेद करते हुए जाना पड़ेगा बैक्टीरिया को। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। इसीलिए वो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई? अब हमें आपको ये समझाना है व्हाट इज 9+2 अरेंजमेंट। बैक्टीरिया सॉरी फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट और फ्लैजिला और सीलिया दोनों में क्या अरेंजमेंट है? 9+2। सही है? नंबर का फर्क हो सकता है, साइज का फर्क हो सकता है। फ्लैजिला सिर्फ सेल को चलाता है। फ्लैजिला कहां कहां मिलता है? गैमेट्स में, जूस्पोर में। दो ही जगह है, तीसरी भी हो सकती है, और भी कोई जगह हो सकती है फ्लैजिला की, गैमेट और जूस्पोर के अलावा यूकैरियोट्स में। अब देखो मेरी बात सुनो, सुनना, ये क्लमाइडोमोनास है, ये एक नॉर्मल सेल है, इसमें भी फ्लैजिला हो सकता है। यही जब गैमेट्स बनाएगा उसमें फ्लैजिला हो सकता है, और यही जब स्पोर बनाएगा तो उसमें। समझ में आया किसी को? नहीं। एक नॉर्मल सेल जिसमें फ्लैजिला होता है वो भी फ्लैजिला रख सकता है, जैसे क्लमाइडोमोनास। वो सेल ही तो ऑर्गेनिज्म है। समझ आया? वो गैमेट बनाएगा तो भी उसमें हो सकता है, या जूस्पोर बनाएगा तो भी। ठीक है? सही है? बनाओ। किसको किसको नहीं समझ में आया कुछ पूछो भाई, पूछ लो, डाउट डाउट पूछो। बोल भाई, नहीं पूछेगा? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? हाँ बेटा, बोल बोल बोल। ठीक है, 5 नैनोमीटर। हाँ ठीक तो है। कितना लिखना चाहिए? 5 ही तो लिखा मैंने। 1 से 5 क्या फर्क पड़ रहा है? इतना क्लोज क्वेश्चन थोड़ी आएगा, डाटा पे क्वेश्चन नहीं आता इतना ज्यादा। बोल बेटा। कोई भी प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, सारी प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। ऐसी कोई प्रोटीन नहीं है सेल के अंदर जो राइबोसोम ना बनाता हो। फ्लैजिलिन यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट, हुक नहीं होता, मूवमेंट का बताया तो डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में गोल गोल घूम के मूव करता है, इसलिए। यूकैरियोट में तो सिर्फ बेसल बॉडी और फिलामेंट है, मूवमेंट का डिफरेंस है, इसलिए नहीं होता। यही डिफरेंस मैं बता रहा था। और पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं पूछोगे तुम? कुछ पूछ लो, किसी को पूछना है? बोल बेटा। अलग अलग चीज नंबर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। एक्चुअल में क्या है कि फ्लैजिला काफी बड़ा होता है, तो वो सेल को प्रॉपर मूव करता है। सीलिया के नंबर ज्यादा है, इस वजह से नाम अलग कर दिया होगा, पर बेसिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। सेल मेम्ब्रेन है और एक्सोनीम है। एक्सोनीम आपको समझाना है मुझे मेन। जल्दी कर लो भाई, लिखो लिखो, पूछो, कुछ पूछना है किसी को? एक्सोनीम क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उससे एक्सोनीम बनता है। जैसे मान ले मैं तेरे को कहता हूं कि बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिला के एक्सोनीम बनाते हैं, अभी वो समझाने जा रहा हूं मैं। हाँ बेटा। सेल वॉल मुश्किल है वैसे तो। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं। सेल वॉल क्या गैमेट्स में होती है? नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्लांट में गैमेट्स में सेल वॉल नहीं होती। अगर गैमेट्स में सेल वॉल होगी तो फ्यूज ही नहीं करेगा। याद करो, मैंने ऐसा कुछ बताया हुआ है। हम्म। हाँ, सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें, तो वहां से कुछ लिंक कर सकते हैं। हाँ बता। मोर देन फ्लैजिला? इसकी इसका नंबर, किसका नंबर हो रहा है? सीलिया का। सीलिया का नंबर कितना है? सीलिया का नंबर फ्लैजिला से ज्यादा है और छोटे साइज का है। हम्म, क्या चीज बेटा? कौन पूछ रहा है? हाँ बच्चे बता। मायो, कुछ सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक्टिन होते होंगे, तो वो तो मैक्रोफाज हो गया। कुछ ऐसे होते होंगे जिनमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते होंगे, वो मसल सेल्स हो गए।
असल में क्या है कि एक्टिन और मायोसिन जब साथ होते हैं ना, तो सेल का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता, वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है। एक्चुअल में क्या, एक्टिन बहुत पतला है, इसलिए वो अगर आप देखोगे ना लाइट बैंड में होता है। अगर वो मोटा होता तो फिर वो लाइट बैंड भी मतलब डार्क होना चाहिए था ना। ये बात समझ पा रही है? तो उसका उतना डायमीटर नहीं है। ठीक है, चलें आगे, जल्दी कर लो यार। और पूछो। हाँ, 9+2 अरेंजमेंट सिखाने जा रहा हूं। बोल बेटा। सीलिया अटैचमेंट में रोल प्ले करता है? नहीं, नहीं। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, मीडियम की या सेल की। अटैचमेंट में फिम्ब्रियाई। यस, चलें। कितना धीरे लिख रहे हो यार, जल्दी लिखा करो। और इतना धीरे लिख के भी गंदी राइटिंग लिखते हैं बहुत सारे। किसने किसने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देख लिया? 3 आया 4 आया है? कौन बोला ये है? नहीं देखते ना? नहीं, नहीं देखना चाहिए। हाँ, नहीं देखना चाहिए बेटा, नहीं देख। पढ़ाई कर लो। हाँ, रिजल्ट के बाद तो पेरेंट्स देखेंगे बेटा। तुम क्या देखोगे, है ना? हाँ, हाँ, अभी दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। चलो भाई, हेडिंग डालो। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, डायग्राम बनाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में ये नीचे यहां पे बेसल बॉडी है, सबको दिख रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर फिलामेंट है। यही स्ट्रक्चर सीलिया का होता है और यही फ्लैजिला का होता है। बाहर ये मेम्ब्रेन है, और ये वाला बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सोनीम कह रहे हैं। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने एक्सोनीम को, इसको फ्लैजिला को ऐसे काटा तो वो इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन लिपिड की मेम्ब्रेन है। यस, सही है। ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर है जो नॉर्मल होती है। और ये स्ट्रक्चर आपका एक्सोनीम है। इसकी डिटेल पढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको ये ध्यान रखना है कि सीलिया फ्लैजिला का, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में हमारे पास बोथ हैव मेम्ब्रेन एंड एक्सोनीम। मेम्ब्रेन और एक्सोनीम दोनों में होते हैं। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? मेम्ब्रेन और एक्सोनीम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? सीलिया और फ्लैजिला में। यहां तक क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब हमें किसका स्ट्रक्चर देखना है? इधर देखो बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। इधर देखो, हमारे पास ये मान लो ये मेम्ब्रेन है, बाहर अंदर एक सॉलिड रॉड जैसा कुछ है। अगर हम उसको कट करेंगे तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो ये मेम्ब्रेन है, हमने सेक्शन काटा है, और ये मेरे पास बीच में क्या है? एक्सोनीम। ये क्या है? एक्सोनीम। हम ये डायग्राम जब देख रहे हैं, क्योंकि चीजें नैनोमीटर में है, तो इस डायग्राम को जो मैं बना रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ डायग्राम है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बना हुआ है। देखो ध्यान से, जो डायग्राम बना हुआ है, दो डायग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा हुआ डायग्राम है, मिला? दो देखो, ये वाला जो डायग्राम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बना हुआ है बेटा। ये देखो, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कह रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से है, क्योंकि डायमीटर किसमें है? नैनोमीटर में। इस डायग्राम को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। क्लियर है? ऐसा ही डायग्राम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में न्यूक्लियोस, उसका बीड्स ऑन स्ट्रिंग का बना हुआ है। यस, है ना? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। चलिए आइए, तो हम क्या करेंगे, ये लिख लिया सबने? नोट कर लो एक बार, जल्दी से चलते हैं आगे। एक बार डायग्राम समझाते हैं 9+2 क्या होता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट।
कुछ बच्चे कान डेस्क पे लगाकर चेक कर रहे भूकंप आया है कि नहीं, कृपया करके पढ़ लो, है ना, उससे कुछ नहीं होगा। बर्ड्स को पता चलता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। बचपन में मुर्गा बनाने से तुम बर्ड्स नहीं बन जाओगे, ठीक है, इंसान ही रहोगे। इधर करो, लिख लो। आधों को तो समझ ही नहीं आती बात बेटा, अभी वहां तक लेवल आया नहीं है, नहीं इस समय लगेगा आने में। हाँ चलिए, सीलिया फ्लैजिला में बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर एक्सोनीम है। एक्सोनीम किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल का। एक्सोनीम किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल का। यस, अब वो अरेंजमेंट देख लो फटाफट से। ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। अब यहां पर हमें इसमें अरेंजमेंट देखनी है, वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। जल्दी करेंगे, ठीक है, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, 9+2 अरेंजमेंट सिर्फ यूकेरियोट का है, ठीक है। वहां पर सिर्फ क्या है, सॉलिड कुछ प्रोटीन्स हैं जो किस क्या है, फ्लैजिलिन, उसी से उसका हुक बना है, उसी से बेसल बॉडी, उसी से फिलामेंट, सिर्फ प्रोटीन का बना है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहां क्या है, सबसे पहले इधर देखें भाई सारे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे, हो गया ये, लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले मेरे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मैंने एक सीधा धागा बनाया प्रोटोफिलामेंट, ऐसे 13 धागे निकाल के क्या बनाया, माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल यूज करके मैं एक्सोनीम बनाता हूं। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? पेन दिखा बेटा, हाँ देखो इधर मेरी तरफ देखो। मेरे पास क्या है, जैसे मान लो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। इनको जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये डॉट की फॉर्म में दिखेगा। समझ आ रहा है? बोलो। अभी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, मैं इसको ऐसे देखूंगा तो यहां से ये डॉट की फॉर्म में दिखेगा। सही है। तो अगर मैंने ये माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट है, इसमें 13 है, अब मैंने इनको साथ में ले लिया तो इसे हम डबलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? सही है। इसमें 13 है, इसमें हो सकता है कि 13, इसमें 13, लेकिन जब ये साथ में आ गए तो जहां ये जुड़े हैं कुछ ओवरलैपिंग हो सकता है। ओवरलैपिंग मतलब कॉमन वाला कुछ शेयर कर सकते हैं। ये क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये देखिए, हमारे पास ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है जिसको हम ऐसे देख रहे हैं, इसके अंदर वो 13 प्रोटोफिलामेंट हैं। सबको ये दिख रहा है ऐसे? ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट है। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है ऐसे, इसमें भी 13 होंगे, कुछ ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है ऐसे, ऐसे टोटल हमारे पास 9 लगे हुए हैं। कितने हो गए? 9 हो गए हैं? तो ये 9 कितने हैं? डबलेट हैं। 9 कितने हैं? डबलेट हैं। हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? एक्सोनीम का। सही है। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्लैजिला का। अगर मैं ये मेम्ब्रेन हटा दूं तो ये एक्सोनीम का है, अगर मैं मेम्ब्रेन रहने दूं तो फ्लैजिला का है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये एक्सो देखो ना, बाहर मेम्ब्रेन है, फिर ये एक्सोनीम है। तो एक्सोनीम में सीधी सीधी रॉड्स हैं, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। ये कितने डबलेट हैं? 9। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं अलग अलग, इसे सिंगलेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाहर
एक कवर होता है ऐसे, उसको शीत कहते हैं। अब इधर देखो, ये मेरे पास सर्कल है, यहां से मैंने ये क्या खींच खींच दिए, रेडियस। सही है। हर रेडियस पर एक क्या लगा हुआ है, डबलेट। क्या डबलेट, इधर देखो ये डबलेट लगा हुआ है। क्या ये डबलेट कहीं बीच में है? नहीं, ये साइड में है। एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है सुन लो। एनसीईआरटी ने लिखा है, हम बात कर रहे हैं एक्सोनीम के स्ट्रक्चर की। हम बात कर रहे हैं किसके स्ट्रक्चर की? एक्सोनीम के स्ट्रक्चर की। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास 9 पेरीफेरल, पेरीफेरल होता है साइड, 9 पेरीफेरल मतलब साइड, पेरीफेरल अरेंज, अरेंज या पेरीफेरल रेडियली अरेंज। किस पर अरेंज है? रेडियस पे। रेडियली अरेंज क्या है? डबलेट। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस रेडियस पर है, ये भी रेडियस पर है, ये भी रेडियस पे है। यस, ठीक है। और कहां है? साइड में है। साइड को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल। रेडियली मतलब एक तरीके से रेडियस पे है। सही है। कितने डबलेट है? 9। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, उनको क्या कह रहे हैं? सिंगलेट। यस। अब क्या होगा? डबलेट आपस में लिंक है, डबलेट लिंक है किससे? ये लिंकर बना देते हैं, ऐसे एक प्रोटीन बना देते हैं जो इनको आपस में क्या करेगी? लिंक करेगी। सही है। ये भी प्रोटीन है। तो डबलेट लिंक है किसके थ्रू? बाय लिंकर और इंटर डबलेट ब्रिज बोल सकते हो। ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी ने यूज किया। ठीक है। ये सिंगलेट भी आपस में लिंक होते हैं। तो सेंट्रल सिंगलेट जो है वो भी क्या है? लिंक है। सही है। एक दूसरे से लिंक है। एंड कवर बाई शीथ। उसके बाहर क्या है? शीथ। शीथ क्या? कवर। ये रहा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? शीथ। यस। अब इधर देखना ध्यान से। इस शीथ से हर 2 माइक्रोट्यूब्यूल में से किसी एक से ये लाइन आ रही है, ऐसी प्रोटीन की बनी हुई लाइन है। इसको रेडियल स्पोक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेडियल स्पोक। तो ध्यान देंगे बेटा, ये लिंकर हो गया, ये क्या हो गया? रेडियल स्पोक, SPOKE, स्पोक। सही है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इस अरेंजमेंट में 9 क्या है? डबलेट, और 2 क्या है? सिंगलेट। इसे ही 9+2 अरे, अरे या अरेंजमेंट कहते हैं। यस। क्लियर है? जो हमने ये एक्सोनीम बनाया है ना, ये एक्चुअल में ये है, ये जो बीच का सारा, ठीक है। बीच में खाली जगह है बेटा, सब जगह एक्वस मीडियम होता है हमारे पास, ऐसा कोई खाली जगह नहीं है। प्रोटीन्स लगी हुई हैं। और ये प्रोटीन कैसे लगी है? इधर देखो, मेरी बात सुना ध्यान से। इधर देखो, ये फ्लैजिला का एक्सिस है, इसी के पैरेलल लगी हुई है ये, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो इसको एनसीईआरटी लिखती है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। मान लो कोई भी आप फ्लैजिला बनाओगे, ये फ्लैजिला ऐसा है, तो इसके पैरेलल लगी हुई है, ऐसे ऐसे ही लगे हुए हैं ना। तो एनसीईआरटी लिखती है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस किसका? फ्लैजिला का। तो फ्लैजिला में मेरे पास अब टोटल बताओ कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 20 हो गए। 9 डबलेट, 2 सिंगलेट। सिंगलेट आपस में किससे जुड़े हैं? इससे। ये क्या है? इंटर सिंगलेट ब्रिज, या एक तरीके से आप बोल सकते हो ये इंटर सिंगलेट ब्रिज लिख सकते हो। इसको S1 लिख दो, S2 ये सिंगलेट है, ये दोनों क्या है? डबलेट है। इनको आपस में जोड़ दो। ये क्या है? रेडियल स्पोक है। सही है। और ये हमारे पास क्या है? लिंकर है। क्लियर है? इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? 9+2 अरेंजमेंट। यही सीलिया में होती है और यही फ्लैजिला में होती है। यदि मैं यहां से ये गायब कर दूं तो अभी ये एक्सोनीम है। सही है। और अगर मैं ये लगा दूं तो फ्लैजिला का फिलामेंट है बेसिकली, या तो फ्लैजिला है। रीजन क्या है? फ्लैजिला में सबसे बड़ी चीज फिलामेंट होती है,
अब मेरी तरफ ध्यान से सुनो, 2 मिनट जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके पास एक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल में 9+0 होता है, 9+0 होता है, पर इस डबलेट की जगह ट्रिपलेट होता है और बीच में कोई सिंगलेट नहीं होते। कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 27। 37 कौन बोल रहा है? पढ़ा याद करो यहां पे खड़े करके। 27 आएगा भाई, समझ में आ रहा है? अब मैं जो बात बोलूंगा सुनना ध्यान से। जब हम 9+0 बनाते हैं, इसका मतलब है 9 ट्रिपलेट है, बीच में कोई सिंगलेट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। 9+0 के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मान लो एक अच्छा क्वेश्चन आ जाए, अच्छा क्वेश्चन देखो क्या आएगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इन बेसल बॉडी, मतलब सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है, उसमें 9+0 हो गया। सेंट्रियोल इन बेसल बॉडी या सेंट्रियोल इज सिमिलर टू इन स्ट्रक्चर। हम बोले या तो मैं फ्लैजिला लिखूं, फिलामेंट लिखूं या एक्सोनीम लिखूं। एक्सोनीम सही पड़ेगा क्योंकि विदाउट मेम्ब्रेन है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सोनीम विदाउट मेम्ब्रेन चीज है, तो विदाउट मेम्ब्रेन तो सेंट्रियोल भी होता है। यस, पर फर्क क्या है? सेंट्रियोल है 9+0, ये क्या है? 2। उसमें 9 ट्रिपलेट हैं या 9 डबलेट हैं। समझ आ रहा है? उसमें बीच में कोई सिंगलेट नहीं है, इसमें सिंगलेट है। क्लियर है? इसीलिए सेंट्रियोल को विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में काउंट कर सकते हैं, पर सीलिया फ्लैजिला को नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन। सही है? क्लियर? सही है? जो बच्चे आंख बंद करके प्राणायाम कर रहे हैं बैठे बैठे, इधर ध्यान रखें, है ना? नोट करें जल्दी से। चलिए बोल बेटा, तेज बोल। एक्सियल फिलामेंट, प्रॉक्सिमल किसके सेंस में पूछ रहे हैं? स्पर्म वाला वो अलग से बात करेंगे बेटा, यहां नहीं, वो सेंट्रियोल में बात करेंगे, सेंट्रियोल से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी करो बेटा, इसको लिखो बेटा। अभी क्लास ओवर नहीं हो रही है, पहले मैं कराऊंगा ये टॉपिक खत्म आज। हाँ 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 होगा, वो बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जल्दी लिखो। है? जल्दी बना लो, पीडीएफ से लिख लें। क्या करना है तुम्हें घर जाके? खाना ही खाओगे ना, तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद खा लेना। लिख लो इसे। है? फिर मिलता नहीं है क्यों? हॉस्टल में? लिख लो, 2 मिनट तो लिख लो यार, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लिख लो, अगला बता रहा हूं। 2 बजे के बाद देते नहीं खाना? अच्छा बेटा, जिस तरह का खाना देते हो तो बचता ही होगा ना, खत्म थोड़ी होता होगा। तुम्हें क्या लग रहा है? है? खुद खा जाते हैं, सही है। लिख लो बेटा। एक्चुअल में तुम्हारी पहली क्लास शायद आगे चली गई थी, दूसरी शायद। कौन सी क्लास लेट छूटी है? पहली? ठीक है ना, क्या हो गया, पढ़ाई करना। देख बेटा, बैग तेरा फट गया, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना? हाँ ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे, इधर ध्यान दो भाई, जल्दी कर लो चलो। मेरे को सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, बेसल बॉडी बताना, एक बार देख लो ताकि चीजें समझ आ जाए। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप लोग पीडीएफ से। चलिए, एक दो चीजें हैं बस, कोई बात नहीं, चलो। नहीं बेटा, लंच का अगर दिक्कत है तो वो जेन्युइन चीज है। इधर देखो बेटा, इधर देखो सारे, एक चीज देखो बच्चे, एक बार देख लो।
हम लोग क्या कह रहे हैं, हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? सेंट्रियोल का। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कृपया करके साथ में मत बनाना, रीजन बताऊंगा क्यों। भाई इधर ध्यान दो, बात ना करो कोई। ये हमने कुछ बना दिया ऐसा, ये हम यहां पर 1 2 3 ट्रिपलेट दिख रहा है सबको? कितने हो गए? अब इधर देखो बेटा, ये मैंने बना दिए ट्रिपलेट, ठीक है। इनको मैंने ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, 8 है। हाँ भाई 1 मिनट रुको। अगर ये 9 है तो इसके बीच में लिंकर कितने होंगे? 9 होंगे। सर्कल है नालायको। अरे 9 के बीच में 8 होते हैं, लेकिन एंड खाली होना चाहिए। अगर सर्कल है तो 9 लिंकर होंगे। तुम वहां गलत करके आ जाओगे गलती से भी, कुछ पूछ लेगा ऐसे तो। पर जिस तरीके की एंटी की हालत है, कुछ ऐसा पूछेगा नहीं, वो खुद ही परेशान है भी। चलो भाई देखो ध्यान से, ये सेंटर में प्रोटीन का बना हुआ हब है। दिस इज हब। हब क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा था डायग्राम मत बनाना, मेम्ब्रेन नहीं होती। अरे मेम्ब्रेन नहीं होती, तुम कैसे मिटाओगे? इसलिए कह रहा था रुक जाओ। मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसा होता ही है। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ आ रहा है? बोलो। इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे फ्लैजिला में है, ठीक है। अब देखो, यहां पर देखो, ये सारा जाकर इससे जुड़ता है हब से। तो इसमें मेरे पास कौन सी अरेंजमेंट है? 9+0। 9+0। ये किसका स्ट्रक्चर है? सेंट्रियोल का। देखो ये सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल का ये वाला एरिया का डायग्राम है ये, सही है। तो 9+0, 9 क्या है? ट्रिपलेट, सही है। उसके बाद ट्रिपलेट कैसे लिंक है? लिंकर से। यहां लिंकर जुड़ा हुआ आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेंटर में क्या है? सेंट्रल में प्रोटीन का हब है, प्रोटीन हब लिखते हैं उसको, ठीक है। प्रोटीन का बना हुआ है, क्लियर है। और वो लिंक हो रहा है, लिंक टू ट्रिपलेट बाई बाई रेडियल स्पोक, बाई रेडियल स्पोक। कोई डाउट? ठीक है। ये 9+0 अरेंजमेंट हो गई। क्या इसमें कोई मेम्ब्रेन है? नहीं, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस 9+0 अरेंजमेंट को कार्ट व्हील, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट कहते हैं। कार्ट व्हील मतलब बैलगाड़ी का पहिया, ऐसा कुछ बोलते हैं। और यही मेरे पास किसका स्ट्रक्चर है? सेंट्रियोल का। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर, ठीक है। ड्रॉ करेंगे जल्दी से, एक चीज लास्ट चीज बतानी है, फिर जल्दी करो। अच्छा सुनो, पीडीएफ से लिख लेना। अब सुन लो ध्यान से जो कर रहा हूं। ये समझ में आ गया था? ये क्या है? सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। क्या अरेंजमेंट है? ठीक है। एक सेंट्रियोल ये रहा, और एक सेंट्रियोल ये रहा। 2 सेंट्रियोल हो गए, और परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। बोर्ड पे ध्यान रखो, मेरे पास कितने सेंट्रियोल हैं? 2 सेंट्रियोल हैं। कैसे अरेंज है? परपेंडिकुलर अरेंज है। यस, परपेंडिकुलर अरेंज है। उसके अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सेंट्रोजोम। इसको क्या नाम दे रहे हैं? नोन एज सेंट्रोजोम। अब इसके आसपास कोई ऑर्गेनल नहीं आती। रीजन क्या होता है? एक थिक मटेरियल इसके चारों तरफ होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती, थिक मटेरियल। उसको हम नाम देते हैं पेरी
सेंट्रियोलर मैट्रिक्स या मटेरियल, मैट्रिक्स बोल दो, जो कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी, अमॉर्फस लिख रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें अरेंजमेंट 9 प्लस क्या है, 0, इसे सेंट्रियोल कह रहे हैं। दो सेंट्रियोल को ऐसे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। जिसके चारों तरफ एक लिक्विड होता है उसको कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, जो थोड़ा सा अमॉर्फस होता है। कैसा है, अमॉर्फस है। अब जरा ये देखना, ये देखना हमने क्या किया, बोर्ड पे ध्यान रखो। एक बेटा प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखो, कोई फायदा नहीं होगा इधर उधर। इधर देखो, मैंने इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल लगा दिया, इसको एस्टर कहते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, एस्टर। एस्टर क्या है, सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल। यस, अब ये देखो, ये बना दिया, ये लगा दिया, ये बना दिया, कितने सेंट्रोजोम बना दिए, दो। इसके चारों तरफ ये एस्टर हो गए दो, ठीक है। अब इसके बीच में ये स्पिंडल फाइबर है ऐसे, तो मेरे पास एक ये एस्टर पूरा, एक ये एस्टर, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। इन तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं स्पिंडल अपरेटस। जब सेल डिवाइड होता है, मेरी बात सुनो, एक नॉर्मल सेल में सेंट्रोजोम होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रोजोम से एस्टर अब बनता है। किसी नॉर्मल सेल में आपको एस्टर नहीं दिखेगा, एस्टर तब दिखेगा जब सेल डिवाइड होना होगा। दो एस्टर, एक यहां और एक यहां, एनिमल सेल में होते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके क्या बनाएंगे, स्पिंडल अपरेटस। कोई डाउट, समझ में आ गई बात। स्पिंडल अपरेट, देखो सेंट्रियोल एक, दो सेंट्रोजोम, माइक्रोट्यूब्यूल चारों तरफ ऐसे लगे हुए, एस्टर, दो एस्टर, स्पिंडल फाइबर, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। क्या बोलेंगे, स्पिंडल अपरेटस। अपरेटस वर्ड तुम्हारे सिलेबस में 3 जगह है, एक एग अपरेटस, स्टोमेटल अपरेटस। इसका मतलब वहां पर 2-3 चीजें मिलकर कोई कॉमन काम कर रही होती हैं। यस, गोल्जी अपरेटस मतलब सिस्टर ने साथ काम कर रहे हैं। यस, ये समझ में आया है। इस डायग्राम में ये वाली चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, एक्सोनीम 9+2 है, ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी है। किसकी बनी है, सेंट्रियोल की, मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। मतलब सेंट्रियोल बेसल बॉडी भी बनाता है। तो इसमें कौन सी अरेंजमेंट है, 9+0। तो ये 9+0 हो गई है, ये समझ में आया। तो किसी फ्लैजिला का बेसल बॉडी 9+0 है, फिलामेंट 9+2 है। हम फ्लैजिला को 9+2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो उसका मेन पार्ट है। सही है, बेसल बॉडी 9+0, 9+2, समझ में आ रहा है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी भी बनाता है, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम भी बनाता है, और सेंट्रियोल स्पिंडल अपरेटस या एस्टर भी बनाता है। क्लियर है, सही है। 9+0 किसकी अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल की। दो सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, उसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर। एनिमल सेल में 2 एस्टर होते हैं, इसलिए बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। एम्फी वर्ड पढ़ा, एम्फीबियन, 2 के लिए। डन है, यहां तक कोई डाउट। इसकी पीडीएफ आपको दे देते हैं, आप लिख सकते हैं। आप चाहो यहां से भी लिख सकते हो, वैसे तो कैसे लिखोगे यहां से, चलो यहीं तक चढ़ रहे भाई। ये एनसीईआरटी, इधर देखो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, सही है।